हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर निकिता। लास्ट वीडियो में हमने द पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो भाई आपको पता है, आप बचपन से ही चीज़ें देखते आए हो कि मतलब लाइक हमने 6 क्लास से स्टार्ट कर देते हैं मैटर्स के बारे में पढ़ना, कि अपना जो फिज़िकल स्टेट होती है वो 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता ही है कि फिज़िकल स्टेट यानी कि कैसी चीज़ें दिख रही है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, हमने मैटर को 3 ग्रुप में क्लासीफाइड कर दिया, दैट इज़ सॉलिड, फिर लिक्विड्स एंड देन गैसेस। अब हम ना इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन आता है पेपर में कि भैया प्रॉपर्टी बताओ सॉलिड की, पर प्रॉपर्टी की जगह वो लोग यूज़ करते हैं एक टर्म, वो होती है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स करके वो लोग पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि करेक्टरिस्टिक्स बताओ आप अपने क्या कहते हैं, सॉलिड की या लिक्विड की या गैस की। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। आपको यही सब लिखना है जब करेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए या सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए, यू हैव टू राइट दिस। ठीक है, इतना लिख दोगे इनफ है। पहला पॉइंट है आपका, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो जो आपका सॉलिड होता है, आपके आसपास जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं उन लोगों की फिक्स्ड शेप है। ऐसा तो नहीं है आज आपने देखा आपकी टीवी जो है वो रेक्टेंगल है, कल आप देख रहे हो वो स्क्वायर में, ऐसा तो नहीं होता भैया। उसकी फिक्स्ड शेप ही रहेगी, जैसी उसकी शेप दे दी है वैसे ही वो अपना जो सॉलिड है वैसा ही रहेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कभी घटती ना बढ़ती है, वैसी ही जैसी ही जितना उसका वॉल्यूम रहता है उतनी ही वो फिक्स्ड रहती है वॉल्यूम में भी, है ना। आपका ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना घटेगा। दूसरा है कंप्रेस्ड मच, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। जो आपके सॉलिड्स हैं उन लोगों को आप कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हो। कंप्रेस्ड का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई चीज़ लाइक आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जगह ले रही है तो इसको आप दबा के उसको छोटा कर दो, है ना, या उसको थोड़ा कंप्रेस कर दो, तो वैसी चीज़ तो नहीं हो सकती सॉलिड। उसको जितना उसका जो वॉल्यूम है, जितना बड़ा है उतनी ही स्पेस वो लेगा। तो आप इसको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, उसको आप दबा के छोटा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इन लोगों की बहुत ज़्यादा लो होती है, नेग्लिजिबल होती है। दूसरा है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज़, दे आर वेरी हैवी। सॉलिड्स जो होते हैं उनकी हाई डेंसिटीज़ होती है और ये बहुत हैवी भी होते हैं। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते हैं, आपको पता है सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते हैं। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। और जो सॉलिड है, अगर आप किसी कंटेनर में इसको डाल रहे हो तो सॉलिड कंटेनर को कभी भी कम्प्लीटली फुल नहीं करेंगे, है ना। जैसे आपने सपोज़ करो एक कंटेनर में आपने शुगर को फिल कर दिया डाल के, ठीक है, लेकिन उस कंटेनर में स्टिल जो है स्पेस प्रेजेंट होगी। जब आप उसमें पानी डालोगे ना तो पानी उस जो आपकी वहाँ पे जो आपकी स्पेस रह गई है, ठीक है, वहाँ जाके वो सेटल हो जाएगा। तो जो आपका सॉलिड है वो कम्प्लीटली कंटेनर को फिल नहीं करता है। ठीक है, सॉलिड्स आर रिजिड, हार्ड होते हैं सॉलिड, है ना। ये तो आपको पता ही है। देखो जब आप किसी भी सामान को छूते हो, सॉलिड जो होता है वो कैसा होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ से ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये जो हमने ऊपर करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं सॉलिड के, यहाँ से कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। अराइज क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप्स ऑन स्ट्रेचिंग, देन वाई डू वी कॉल इट अ सॉलिड। अभी हमने देखा कि जो सॉलिड है भाई वो फिक्स्ड शेप का है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो रबर बैंड है उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, लेकिन तब भी हम उसको सॉलिड बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा, अ रबर बैंड इज कंसिडर्ड अ सॉलिड बिकॉज इट चेंजेस शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो सॉलिड यहाँ पे जो रबर बैंड है आपका, इसको हम लोग सॉलिड इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि ये जो अपनी शेप है वो तब चेंज करता है जब उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जब फोर्स रिमूव्ड हो जाता है तो दोबारा से जो आपकी रबर बैंड है वो जो उसकी ओरिजिनल शेप थी वो उसमें वापस आ जाती है। ठीक है, तो व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड द रबर बैंड रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप लाइक ऑल द अदर सॉलिड्स। इफ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड विद अ लार्ज फोर्स इट ब्रेक्स। तो अगर हम रबर बैंड को बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करेंगे तो लास्टली वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग जो रबर बैंड है उसको हम लोग सॉलिड ही कंसिडर करते हैं, जबकि स्ट्रेच करने पे उसकी शेप चेंज हो जाती है, बट ऐसा नहीं है, वो शेप दोबारा वो रिगेन कर लेता है जब उस पे से हम फोर्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज
टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि अगर हम जिस भी कंटेनर में शुगर और सॉल्ट को फिल करते हैं, कोई भी कंटेनर क्यों ना हो, कैसी भी शेप का क्यों ना हो, वो अपनी शेप मतलब उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे देखो अब क्या होता है, क्या वो सॉलिड है, ये क्वेश्चन आ रहा है। हाँ अगेन यस वो सॉलिड है, ठीक है। ऐसा क्यों है, सी आप कभी खाली एक शुगर को उठा के देखना, तो वो कुछ आपकी जो एक शुगर होगी, एक शुगर क्यूब, वो आपकी क्यूबॉइड जैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम खाली अगर शुगर की बात करें तो उसकी शेप ऐसी है, ठीक है। बाकी तो जो आप जब 1 किलो शुगर लेते हो तो ऐसे करके वो बहुत सारी मतलब एक क्यूब जो है आपकी, वो बहुत सारी क्यूब्स आती हैं फिर 1 किलो में, या फिर 500 ग्राम्स में, 200 ग्राम्स में। सेम गोज़ टू आपका सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट देखोगे आपका जो सॉल्ट का पार्टिकल होगा वो एक जो शेप होगी वो ऐसी होगी, ठीक है। तो ये इनकी शेप है, ठीक है। हम एक उसमें से पीस उठाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये तो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा ना, इसकी जो शेप है ये तो वही रह रही है ना, हम चाहे इसको किसी भी कंटेनर में क्यों ना डाल दें। तो इसलिए हमारा जो सॉलिड है, आई मीन जो शुगर है और सॉल्ट है, उसको हम लोग सॉलिड ही कंसिडर करेंगे। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल शुगर की। एक पीस उठाया हमने उसमें से, फिर उसको हम देख रहे हैं कि क्या वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, नहीं, उसकी शेप वैसी की वैसी रहेगी, चाहे मैं उसको किसी भी कंटेनर में डाल दूं, किसी भी शेप के कंटेनर में डाल दूं, उन लोगों की शुगर की भी और सॉल्ट की शेप जो है वो वैसी ही रहेगी जैसे आपकी वो दिख रहे हैं, ठीक है। वो फिक्स्ड रहेगी। वेदर वी टेक इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, तो हम उसको उस 1 पीस शुगर और या सॉल्ट को चाहे हम अपने हाथ में ले लें या प्लेट में डाल लें या जार में डाल लें, ठीक है। प्लेट में ले लें या जार में डाल लें, वो वैसी का वैसी ही रहेगी, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अब भी हम पढ़कर है कि भैया कंप्रेसिबिलिटी तो होती ही नहीं है नेग्लिजिबल होती है, लो होती है, वेरी वेरी लो होती है, नेग्लिजिबल मान लो ना के बराबर। लेकिन यहाँ पे अब आता है कि स्पॉन्ज जो है आपका वो सॉलिड है, लेकिन फिर भी वो कंप्रेस हो जाता है। सी क्या होता है, जो आपका स्पॉन्ज होता है उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं, बहुत छोटे 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 अंदर आपके बहुत सारे होल्स होते हैं, जहाँ पे एयर आके ट्रैप्ड हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या करती है, एयर आके ट्रैप्ड होगी, और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो जो एयर है अंदर 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 जो एयर फिल है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और इस वजह से जो आपका स्पॉन्ज है वो कंप्रेस हो जाता है। लेकिन अगर जो स्पॉन्ज है वो है तो एक्चुअली में सॉलिड ही, बिकॉज उसमें बहुत सारे माइन्यूट होल्स हैं, उसमें जाके एयर ट्रैप हो जाती है, और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो अंदर से एयर बाहर निकल जाती है, और वो क्या होता है, हमें स्पॉन्ज कैसा फील होता है, कंप्रेस होता हुआ फील होता है। लेकिन आपका जो स्पॉन्ज है वो सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। समझ आए क्यों सॉलिड है, क्योंकि भैया वो बिकॉज ऑफ कंडीशन, क्या कंडीशन है उसकी, उस वजह से वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। अब आ गया हो, ये सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन सबको अच्छे से नोट्स बना लेना, लिख लेना, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में है, कोई टफ नहीं, सॉरी। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। अब हम बात कर लेते हैं, अगला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, या फिर करेक्टरिस्टिक्स बोल लो या प्रॉपर्टीज़ बोल लो, दोनों ही सेम बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको देखो, लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। अगर मैं 500 ml लूँगी, ठीक है, उस 500 ml को चाहे मैं ग्लास में ले लूँ, चाहे मैं एक जार में ले लूँ, है ना, दोनों में अगर मैं डालूँगी 500 ml तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, 500। लेकिन भैया इसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, मैं जिस कंटेनर में डालूँगी ये वही शेप ले लेगा, चाहे मैं किसी स्क्वायर कंटेनर में डालूँ, रेक्टेंगल के कंटेनर में डालूँ, या मैं किसी सिलेंडर वाले कंटेनर में डालूँ, जिस भी कंटेनर में डालूंगी ये उसी की शेप ले लेगा। तो लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। तो भैया सॉलिड्स की तरह लिक्विड भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट अगेन ये भी कंप्रेसिव, इनकी भी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लो होती है, ठीक है। इनकी जो डेंसिटी रहती है मॉडरेट टू हाई रहती है। आपको पता है लिक्विड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डेंसर होता है, कोई बहुत ज़्यादा लाइट होता है ना, हनी और आपका वाटर, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ हनी की और वाटर की,
तो वाटर की डेंसिटी अलग है, हनी की डेंसिटी अलग है, ठीक है। तो इसलिए मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज़ होती है। आप यहाँ ना तो हाई लिखोगे ना मॉडरेट लिखोगे, मॉडरेट टू हाई लिख सकते हैं। दे आर यूजुअली लेस देन सॉलिड्स, लेकिन इनकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है, ठीक है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी फ्लूइड। तो आपको पता है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो आपका लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है तो, और शेप भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए रिजिड तो नहीं है, हार्ड तो नहीं है। तो इसको हम लोग लिक्विड को क्या कंसिडर करते हैं, फ्लूइड कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसको रिजिड ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। अब आ जाते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। इसमें पहला है गैसेज हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो इनकी बेचारों की कोई फिक्स्ड शेप होती है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। इनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस, और बिकॉज आपको पता है इस हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, ठीक है, इस हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से आपको जो घर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG जो सिलेंडर आते हैं ना घर के अंदर, जिसमें किचन में यूज़ जो होते हैं, या ऑक्सीजन सिलेंडर जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में सप्लाई होते हैं, और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कार वगैरह में है ना, कार वगैरह में एज अ फ्यूल यूज़ करी जाती है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है लार्ज वॉल्यूम गैसेस का, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम गैसेस का कंप्रेस्ड होकर हम लोग उनको स्मॉल कंटेनर में ईजिली ट्रांसफ़र करके उनको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सबसे बहुत मतलब लाइक बिकॉज गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो सकती है, इसलिए हम लोग लार्ज वॉल्यूम को स्मॉल सिलेंडर के अंदर आराम से फिल कर सकते हैं इनको, और इसलिए ईजिली ये ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, ठीक है। हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है भाई, गैसेस की बहुत कम डेंसिटी होती है, बहुत वेरी लो डेंसिटीज़ होती है, और जिस भी कंटेनर में जाएगी गैस वो उस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देगी। आपको पता है अगर सपोज़ करो ये आपका कंटेनर है, मैंने इसमें गैस फिल कर दिया है, आपको पता है गैस इसमें जाते ही क्या करेगी, आपको इसके पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, पास पास तो रहते नहीं हैं, तो इसमें जितनी भी जगह है वो हर एक जगह जो है गैस जाके स्प्रेड हो जाएगी, और इस पूरे एरिया को क्या करेगी, कम्प्लीटली फिल कर देगी। आप इस गैस को अपने रूम में डाल दो, बेशक ये जो अभी यहाँ पे ये इतने कंटेनर में है, इसको मैं अगर पूरे एक रूम में भी रख दूँगी ना, तो वो उस रूम में भी एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ हर जगह स्प्रेड हो जाएगी। तो इसलिए जो भी आपका गैस होती है वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देती है। A gas flow easily because its particles are completely free to move everywhere। तो गैस जो है वो बहुत ईजिली फ्लो कर सकती है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली फ्री है, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं उनको। आपको पता है ना इन लोगों के बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कर आए थे पीछे, ठीक है। इनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में ये वाला पार्टिकल है, एक इस कॉर्नर पे मिलेगा तो आपको दूसरा इस कॉर्नर पे मिलेगा, ठीक है। तो कम्प्लीटली फ्री रहते हैं, इसलिए ये ईजी टू फ्लो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ, कि अगर आपको उसमें लगाना हो, अरेंज करना हो, मैं बोल रही हूँ डेंसिटी बताओ, डेंसिटी में अरेंज करो, ठीक है। डेंसिटी में अरेंज करना है, डेंसिटी में कैसे अरेंज करना है, हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो डेंसिटी में आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड और गैस को अरेंज करना है। तो अभी हम पढ़कर आए थे सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की, तो सॉलिड आ गया सबसे पहले, फिर लिक्विड की होती है, वैसे तो मैंने इनको वैसे ही लिख दिया, और फिर सबसे लास्ट में गैस की होती है। तो ये अरेंज करके ऐसे बनेगा, ठीक है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग पूछूँ कि आप बताओ कि कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है हाई टू लो, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होती है, गैस, फिर लिक्विड, और लास्ट में आता है आपका सॉलिड, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं पेपर में कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड, गैस को अरेंज करो हाई असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो और ऐसे ही आपकी कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो कंप्रेसिबल सबसे ज़्यादा गैस होती है और सबसे कम कंप्रेसिबल आपका सॉलिड होता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपके सॉलिड की होती है और सबसे कम डेंसिटी आपकी गैस की होती है, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, द स्प्रेडिंग आउट
एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो कोई भी पार्टिकल है आपका, ठीक है, वो मिक्स हो रहे हैं एक, मतलब देखो फॉर एग्जांपल हमने पीछे कर कर आए थे कि मैंने क्या करा था, वाटर लिया था और उसमें मैंने क्या डाला था, पोटेशियम पोमोग्रेनेट डाला था, जो कि आपका होता है पिंक इन कलर, ठीक है। वो धीरे धीरे उसने क्या करा था, पूरे वाटर को पिंक कर दिया था। तो यानी कि पोटेशियम पोमोग्रेनेट के जो पार्टिकल्स थे वो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके साथ मिक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ। और भी एग्जाम्पल हमने देखे थे, जैसे कि घर में जो अगरबत्ती होती है ना, उसको जलाया तो उसमें से जो आपका वो निकल रहा है, क्या कहते हैं, स्मोक निकल रहा है, वो आपके पूरा स्प्रेड हो जाएगा, पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा और पूरे रूम में खुशबू फैल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, इसको भी हमने डिफ्यूजन बोला, इसको भी हमने डिफ्यूजन बोला। तो यहाँ पे वही हो गया द स्प्रेडिंग आउट, सॉरी अरे यार, हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। तो आपका जो सब्सटेंस स्प्रेड कर रहे हैं या मिक्स हो रहा है आपस में, ठीक है, जो आपके सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं या स्प्रेड हो रहे हैं बिकॉज ड्यू टू मोशन। आपको पता है पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं अपनी जगह पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और ये भी हम डिस्कस करके आए थे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन रेट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भैया डिफ्यूजन रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जितनी भी जब मम्मा गरम गरम खाना बनाती हैं तो उसकी खुशबू आप तक आ जाती है और आपको फिर भूख लगने लग जाती है। तो वो गरम गरम, लेकिन ठंडे खाने की जो खुशबू है वो नहीं आती है, क्योंकि जो आपका कोल्ड फूड है, जो टेम्परेचर जिसका लो है उसका डिफ्यूजन रेट बहुत कम होता है, और जो आपका टेम्परेचर हाई है उसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है। यहाँ पे आ भी गया, डिफ्यूजन इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस एंड लोवेस्ट इन सॉलिड्स। तो आपका जो डिफ्यूजन रेट है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स आपको गैसेस में देखने को मिल जाएगा, और जो आपके सॉलिड्स हैं उनमें डिफ्यूजन रेट क्या रहता है, स्लो, मतलब लाइक स्लोवेस्ट होता है, ठीक है। डिफ्यूजन रेट स्लोवेस्ट होता है, गैसेस में फास्टेस्ट होता है। अब यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक आ रहा है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। आपको पता है सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं और फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो जाते हैं। तो अब ये मैटर जो है वो किस बेसिस पे चेंज होते हैं, ऐसा क्या होता है जो इनकी शेप जो है, स्टेट जो है मैटर की वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो आपका जो है, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। पहला है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा है बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो या तो हम उस जो भी टेम्परेचर है उसको चेंज कर दें, या दूसरा है प्रेशर चेंज कर दें, तो आपका जो फिजिकल स्टेट है मैटर का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि भाई आपका जब हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सॉलिड का तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी पार्टिकल की तो वो ग्रेटर स्पीड में वाइब्रेट करने लगेंगे। जब ग्रेटर स्पीड में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब वो ग्रेटर स्पीड में वाइब्रेट कर रहे हैं, अब क्या होगा, जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो हम यहाँ पे आपका सपोज करो ये बीकर है, यहाँ पे मैंने आग लगा दी, ठीक है, इसमें आइस थी। अब ये क्या होगा, इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर मैं दे रही हूँ, ये टेम्परेचर बेसिकली किसका काम कर रहे हैं, एनर्जी का काम कर रहे हैं इनके लिए, ठीक है, एनर्जी सप्लाई हो रही है, ठीक है। ये जो हीट है, हीट से मैं क्या कर रही हूँ, एनर्जी की सप्लाई कर रही हूँ। इसकी वजह से क्या हो रहा है भैया, काइनेटिक एनर्जी इन लोगों की बढ़ रही है, पार्टिकल्स आपस में मतलब वाइब्रेट करने लग जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं और यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ, वो एनर्जी क्या होगी, जो इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कराएगी। और जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में ब्रेक होगा, ये आपस में, ये अभी सॉलिड में थे अब ये लिक्विड में आ जाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे यही है आपका कि द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। अब यहाँ पे स्टार्ट मूविंग फ्रीली क्यों हो गया, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे थे वो उनकी स्पीड, वो ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पे वो भाई ऑब्वियसली बात है, जैसे ही उनकी फिक्स्ड पोजीशन से वो हटेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। अभी तक इनको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने पकड़ रखा था, जैसे ही वो टूटा वैसे ही ये इधर भागा, ये इधर भागा, और सॉलिड से लिक्विड में ये कन्वर्ट हो गए। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। और एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे पूरा सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। Melting, the process in which a solid substance changes into a liquid on heating। तो यहाँ पे आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है हीट करने पे, उसको हम लोग मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट करने लगता है। ठीक है, सब देखो हर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड मेल्ट करने लग जाता है, ठीक है, इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आपका आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री रहता है सेल्सियस में, और कैल्विन में 273 कैल्विन होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड मेल्ट कर रहा होता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ठीक है, सो वेयर डज द हीट एनर्जी को। अब यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये मैंने आग लगा दी थी बीकर में, बीकर के नीचे, बीकर में नहीं, बीकर के नीचे आग लगा दी थी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर डालूंगी। मैंने लेबोरेटरी थर्मामीटर डाला, यहाँ पे आपका आइज़ है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पहुँचा। 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचते ही ये मेल्ट होने लग गया होगा। मेल्टिंग पॉइंट आ गया आइस का, मतलब यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लग गया। भाई हीट तो सप्लाई करी जा रही हूँ मैं, आग तो लगी हुई है, एनर्जी तो जा ही रही है, लेकिन इसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन पूछ रहे कि आप उसमें हीट सप्लाई कर रहे हो लेकिन स्टिल उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ऐसा क्यों है। अब यहाँ पे पता है क्यों होता है, मैं बताती हूँ आपको। पहले तो बहुत इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि ऐसा क्यों रहता है। जब भी क्या होता है, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो आप हीट एनर्जी दे रहे हो, यहाँ पे जो हीट एनर्जी जा रही है, ये इन पार्टिकल्स को ब्रेक कराने में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बेसिकली ये जो हीट है ये यहाँ पे यूज़ हो रही है पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बीच में, उसको ब्रेक कराने में। तो सारी हीट एनर्जी तो यहाँ पे लग रही है, तो आपका टेम्परेचर राइज होगा ही नहीं जब तक कि सारे आपके पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो यही बोल रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद आपके सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी। दिस हैपन्स बिकॉज द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हीट हम दे रहे हैं वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में यूज़ हो रही है। एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो ये सारी जो हीट है ये ऑब्जॉर्ब हो रही है, इसको आइस जो है वो ऑब्जॉर्ब कर ले रही है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो आपको राइज नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा यहाँ पे राइज। तो ऐसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, जो कि लेटेंट हीट बोलते हैं जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करा रही है। ठीक है, उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पे देखो, द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारे पार्टिकल्स के बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच में है उसको ओवरकम ब्रेक कराने में ये मदद कर रही है, इसलिए इसको हम लोग हिडन हीट भी बोलते हैं, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रही है ना। हम तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हीट जो है वो नज़र नहीं आ रही है, इसलिए लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब ही यहाँ पे हिडन होता है, ठीक है। लेटेंट हीट मतलब कि हिडन हीट, छुपी हुई हीट, क्योंकि टेम्परेचर तो राइज हो नहीं रहा लेकिन हम हीट दे रहे हैं, तो वो हीट जहाँ कहाँ पे रही है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में पार्टिकल्स के बीच में, तभी तो पार्टिकल्स ब्रेक होंगे और वो सॉलिड से लिक्विड में आएंगे। जैसे ही पूरा सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा फिर टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में समझा है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लो, और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करके जाना भूलना मत, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो सो दैट उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। इजी वे में पढ़ा, सारे के सारे नोट्स बना लेना प्लीज़। लेटेंट हीट की डेफिनेशन, ये क्वेश्चन, पीछे की जो चीज़ें हैं, सारे नोट्स बना लेना अपने। बहुत ईजी हो जाता है जब आप अपने नोट्स अपने आप से बनाते हो, ठीक है। पढ़ाई बहुत ईजी हो जाती है। ये मत करना कि यहाँ से अवेलेबल है चीज़ें कॉपी पेस्ट मारो, नहीं यार, अपने आप बनाओ, ठीक है। और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके मेरे से पूछ लेना, और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को बता सकते हो। अगली वीडियो तब अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।